टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो गया था। चैप्टर नंबर 6 का नाम है जंतुओं में जनन। तो इसके 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए थे। ये पार्ट हमारा तीसरा होने वाला है और इसी पार्ट में हम हमारा चैप्टर फिनिश कर देंगे, यानी पूरा चैप्टर इसी पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करते हो तो आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें सारे वीडियोस यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 कंप्लीट यानी आज डल जाएगा। तो वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आइए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 6 क्या होने वाला है, क्यों कैसे कंप्लीट होने वाला है ना। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 है जंतुओं में जनन। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जनन जंतुओं में क्यों आवश्यक है ना। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जंतुओं को कि जनन आवश्यक है, और अगर ये जनन करते हैं तो ये जनन कितने प्रकार का होते हैं, क्या एक कोशिकीय जीवों या बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग प्रकार का जनन पाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 2 में कवर कर ली थी, तो आपको पहले पार्ट 2 जाके देखना है, ठीक है। फिर हमने परगनली शिशु के बारे में पढ़ा, जिसे बोलते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। परगनली शिशु का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, इसकी सारी प्रोसेस मैंने पार्ट 2 में बताई है ना। तो आपको अगर ये सब चीज़ें पढ़नी है तो आपको पार्ट 2 में जाना पड़ेगा और वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। आज है हमारे मुर्गी में भ्रूण परिवर्धन। मुर्गी में किस तरीके से उसके बच्चे का निर्माण होता है ना, उसके भ्रूण का परिवर्धन यानी निर्माण यानी पोषण किस तरीके से होता है ना। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मुर्गी में भ्रूण परिवर्धन। मुर्गी में निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होकर अंडवाहिनी के नीचे की ओर आ जाता है। और इसमें कौन सा विभाजन होता है, इसमें समसूत्री विभाजन लगातार होता रहता है। अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, जब कोशिकाओं को आदि करनी हो। जैसे 46 गुणसूत्र में से 23 गुणसूत्र को हमें लेना है तब अर्धसूत्री विभाजन होगा। लेकिन जैसे हम हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का डेवलपमेंट करते हैं ना, तो उसमें हमेशा समसूत्री विभाजन होता है। तो किस तरीका का विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो मुर्गी में निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होकर अंडवाहिनी के नीचे की ओर आ जाता है। उसी समय युग्मनज के चारों ओर एक परत चढ़ती जाती है जिसे कवच बोलते हैं। जो आपने अंडे तो देखे होंगे, उसके बाहर जो वो सफ़ेद नुमा संरचना होती है जिसे हम कवच बोलते हैं। कवच पूरा होने पर मुर्गी अंडा देती है। अंडे से चूजा बनने में 3 सप्ताह लगता है। कितना सप्ताह लगता है, 3 सप्ताह लगता है, ठीक है। जब चूजा पूर्ण विकसित हो जाता है तो कवच टूट जाता है और चूजा बाहर आ जाता है। और कवच को कौन तोड़ता है, कवच को कोई नहीं तोड़ता। जैसे जैसे चूजा विकसित होता है ना, तो जो उसकी लेयर होती है वो धीरे धीरे फटने लगती है, एकदम से ब्लास्ट नहीं होता है ना। एकदम से वो पूरा जो कवच होता है वो नहीं टूटता है। उसके परत जो होती है 3 लेयर की बने होते हैं। जो कवच होता है ना वो 3 लेयर का बना होता है। जैसे चूजा बड़ा होगा तो फर्स्ट लेयर टूटेगी, उसके बाद सेकंड लेयर टूटेगी, फिर जो लास्ट लेयर होती है वो जो वाइट कलर की हमें बाहर से दिखाई देती है वो टूट जाती है और चूजा बाहर आ जाता है। अगला टॉपिक है हमारा जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। जरायुज क्या होता है, ऐसे जंतु जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, मतलब जो अंडे के रूप में शिशु को जन्म ना देकर डायरेक्ट शिशु का जो जन्म देते हैं उसे हम जरायुज कहते हैं। और अंडप्रजक जंतु वो होते हैं जो अंडे देते हैं ना, वो डायरेक्ट शिशु का निर्माण यानी जन्म नहीं देते, वो अंडे देते हैं। फिर अंडा जब टूटता है फटता है तब चूजे यानी शिशु का निर्माण यानी शिशु बाहर निकलता है। तो इनकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म कहते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जो एक एक नंबर में पूछ ली जाती है, जैसे मनुष्य
गाय, बकरी आदि। अंडप्रजक होते हैं वे जंतु जो अंडे देते हैं, अंडप्रजक कहलाते हैं, जैसे मुर्गी, छिपकली आदि। अब मेंढक का जीवन चक्र। मेंढक के जीवन चक्र में क्या होता है, सबसे पहले अंडा होता है, फिर अंडा जो थोड़ा निर्माण होता है तो वो टेडपोल बन जाता है। अंडा और वयस्क के बीच की जो स्थिति होती है उसे टेडपोल बोलते हैं। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। इसमें ज़्यादा आपका दे नहीं रखा है कि पूरा मेंढक का जीवन चक्र आपको नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा दे रखा है कि कायांतरण क्या होता है। ठीक है, अब आता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की सारी विधियां पढ़ ली हमने। अब अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वो जनन जिसमें एक ही जनक भाग लेता है, यानी एक ही जीव नए जीव का निर्माण कर देता है, उसे हम अलैंगिक जनन के अंतर्गत पढ़ते हैं। वह जनन जिसमें एक ही जनक से नए जीव का जन्म होता है अलैंगिक जनन कहलाता है, जैसे हाइड्रा, अमीबा आदि। हाइड्रा, अमीबा में क्या होता है, मुकुलन की प्रक्रिया होती है। इनमें मादा के शरीर से एक उभारनुमा संरचना होती है जो धीरे धीरे बड़ी होती है और एक समय आता है जो मादा के शरीर से अलग हो जाती है और एक वो पूरे शरीर यानी पूरे शरीर का डेवलपमेंट कर लेती है, फिर उससे कलिकाएं निकलती। ऐसे ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है ना। तो इसमें नर जनन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल मादा ही अपने समान संतति उत्पन्न कर लेती है। जबकि हमने लैंगिक जनन में पढ़ा था कि उसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों जब मिलते हैं तब ही शिशु यानी युग्मनज यानी संतति का निर्माण होता है ना। हाइड्रा में जनन। हाइड्रा में एक या अधिक उभार विकसित होकर अलग हो जाते हैं, इसे मुकुल कहते हैं। इस जनन को मुकुलन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रा में जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में जनन। अमीबा एक कोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे, ऐसे जीव जिन्हें हम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जनन के समय इसका केंद्र दो भागों में बढ़कर अलग हो जाता है, इस जनन को द्विखंडन कहते हैं। क्लोन क्या होता है, किसी समरूप कोशिका या संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहलाती है। क्या होता है क्लोन में, जैसे हम परकनली शिशु पढ़ते हैं ना, जैसे किसी मादा में अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है तो मादा से अंड लेके और नर से शुक्राणु लेकर अंडवाहिनी यानी परकनली में उनका निषेचन करवाया जाता है। उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी क्या होता है, इनका एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और उसको मतलब मिट्टी वगैरह लगा के पूरा पैक करके जहाँ हमें पौधा लगाना है वहाँ पे गाड़ देते हैं, उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। तो वो जो प्रक्रिया होती है कृत्रिम रूप से जब हम पौधों का निर्माण करते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, क्लोनिंग कहलाती है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं किशोर अवस्था की ओर। तब तक आपको ये नोट्स बनाने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं। साथ साथ नोट्स बनाओगे तभी आप आगे के नोट्स भी कवर कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। थैंक यू।